स्टूडेंट लाइफ में राजनीतिक करियर स्टार्ट करने वाले जितेंद्र तिवारी आज आसनसोल म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन, जो कि कलकत्ता महानगर के बाद आसनसोल का स्थान आता है, वहाँ के ये चेयरमैन हैं, मेयर हैं और साथ में पांडेश्वर के विधायक भी हैं। स्टूडेंट के समय से ही उन्होंने अपनी रुचि दिखाई और उसके बाद वकालत करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किए और कई जगह उनके जो जीवन है पूरा संघर्ष भरा रहा। आज वे इस मुकाम पर हैं कि भाजपा और टीएमसी का जो नंदीग्राम जो चुनावी मैदान बना हुआ, उसी तरह से आसनसोल भी एक तरह से बनी समझिए कि बैटल ऑफ बंगाल बन चुका है। इसका मुख्य कारण जितेंद्र तिवारी हैं, जो केंद्र बिंदु हैं, जो राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र पर भी आ रहे हैं। जितेंद्र तिवारी हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीवी लाइव में। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको पांडेश्वर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। आप स्टूडेंट यूनियन से स्टार्ट किए, फिर प्रैक्टिशियन, कई बार वकालत किया, फिर उसके बाद में राजनीति में, तो क्या उथल पुथल क्या देखा आपने, जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, जीवन तो संघर्ष का जीवन होता ही है। और जब छात्र राजनीति करता था उस समय NSUI की जो शाखा हुआ करती थी, छात्र परिषद, उससे जुड़ा हुआ था। उस समय वामफ्रंट की सरकार यहाँ हुआ करती थी और जो लोकतंत्र की हत्या होती थी, लिबर्टी नहीं था, पर्सनल लिबर्टी लोगों का छीन लिया गया था, उसके खिलाफ आंदोलन करना ही मुख्य उद्देश्य था। फिर छात्र राजनीति से निकलने के बाद मेरे पिताजी की मौत हो गई तो मैं लॉ पढ़ने के लिए चला गया मुजफ्फरपुर। फिर वहाँ से लॉ पास करके आया। फिर मैंने वकालत शुरू की और फिर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया। उसमें ममता बनर्जी के संघर्ष से मैं प्रभावित हुआ और उनका हाथ मजबूत करने के लिए हम सारे लोग निकल पड़े। फिर सिंगूर हुआ, नंदीग्राम हुआ और ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनी। और ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद मुझे आसनसोल नगर निगम का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद फिर नगर निगम का मेयर बनाया गया। फिर पांडेसर का विधायक बनाया गया। फिर 2019 साल में लोकसभा में पराजय के बाद मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन धीरे धीरे मैं ये देखने लगा कि हमारी जो विचारधारा है, भारतवर्ष की विचारधारा, इस देश को जोड़ने की विचारधारा, कहीं ना कहीं उससे हम विमुख होते जा रहे हैं। बंगाल में कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो विचारधारा है, बांग्लादेश की जो कट्टरवादी विचारधारा है, इस्लामिक विचारधारा है, उसका समावेश कहीं ना कहीं बंगाल में होने लगा। और आज स्थिति ये है कि आज यदि बंगाल को सुरक्षित रखना है तो बंगाल के किसी भी व्यक्ति के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। राष्ट्रीयता के नाम पर, देश को सुरक्षित रखने के नाम पर हम सारे लोग, बांग्लादेशी जो संस्कृति है उससे इस बंगाल की रक्षा के लिए हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। इसको छोड़ के और हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। कब आपको लगने लगा था कि बांग्लादेशी टाइप, मतलब कि यहाँ पर शासन चल रहा है और हमें अंदर अंदर अपना घुटन महसूस कर रहे थे? मैं इस प्रश्न पर नहीं जा रहा था, लेकिन आपने बोला है तो मैं उस पर ही बोल रहा हूँ। पिछले करीब 1 वर्षों से मैं देख रहा था कि चुनावी बैतरनी पार करने के लिए दूसरे मुद्दे, जैसे आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो ये नारा, अब खेला होवे जो नारा, ये बांग्लादेश के किसी व्यक्ति ने ये नारा दिया था। माँ माटी मानुस का जो नारा, बांग्लादेशी खालिदा जिया का ये नारा है। तो एक के बाद एक बांग्लादेशी नारों का समावेश होने लगा और बांग्लादेशी सोच भी जब यहाँ हावी होने लगी तो बंगाल को बांग्लादेशी सोच से बचाने के लिए ये ज़रूरी हो गया कि हम सारे लोग भारतवर्ष का जो दर्शन है, उस दर्शन को और मजबूत करने के लिए हम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें। अपने मेयर रहते हुए अपने आसनसोल में जो कायाकल्प किया, सौंदर्यीकरण, बहुत सारे काम किए, तो आपको क्या लग रहा है ऐसा कौन सा आपने काम किया पांडेश्वरी एरिया में या फिर आसनसोल म्यूनसिपैलिटी एरिया में जिससे प्रभावित होकर के लोग इस बार जय श्री राम का नारा बुलंद करके आपको हाथ मजबूत करने का काम करेंगे? देखिए, पांडेसर में तो विधायक बनने के बाद पहले सब मेरा काम था कि मैंने राम मंदिर का निर्माण करवाया वहाँ के लोगों से के सहयोग से। इस इलाके में आप जानते हैं ये ड्राई इलाका है, ये कोयला है, इसके नीचे बालू है, इसलिए पानी यहाँ ज़मीन के नीचे पानी मिलना कठिन है। तो यहाँ पर पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। आज आसनसोल, कुल्टी, रानीगंज पूरे इलाके में पीने की पानी की समस्या का समाधान करीब 95% तक हो चुका है। आसनसोल को सबसे गंदा शहर कहा जाता था, वहाँ से हम लोग ने आज स्थिति पर ले गए हैं कि आज गंदे शहरों की जो सूची है उसमें आसनसोल का नाम नहीं है। सौंदर्यायन का काम हुआ है, हर इलाके में स्ट्रीट लाइट। आसनसोल नाम के लिए तो शहर था, लेकिन यहाँ इसका जो चरित्र था वो ग्रामीण चरित्र
विपरीत था। कितना चैलेंजिंग हुआ आपको ये सबसे मतलब निपटने में? ये देखिए, हम और बेहतर ढंग से आसनसोल को आगे ले जा पाते यदि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र और राज्य में यदि समन्वय होता और केंद्र सरकार की योजनाओं को यहाँ लागू करने से यदि नहीं रोका जाता तो और बेहतर ढंग से हम काम कर सकते थे। लेकिन आप जब किसी पार्टी के साथ जुड़े होते हैं तो उसकी जो गाइडलाइन होती है उसे आपका मानना पड़ता है। इसलिए बहुत स्मार्ट सिटी का हम लोगों को मिला था और मौका मिला था, लेकिन हमारी सरकार ने उसके लिए हमको अलाउ नहीं किया। तो और बेहतर बहुत कुछ कर सकते थे हम, जो नहीं कर पाए। मन में ये अफसोस है। अच्छा ये बताइए, मतलब मैं एक प्रश्न पर आऊँगा कि ममता बनर्जी साहब प्रभावित होकर के राजनीति में आए, टीएमसी का आपने दामन थामा, तो उनका ऐसा बीच में ऐसा कुछ चीज़ें लगने लगी, एकदम घुटने लगा कि बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी में अभी लगातार देखिए जो मूल्य वृद्धि हो रही है, तो उस सबसे निपटने के लिए पब्लिक के बीच अगर जाएंगे तो वहाँ पर क्या फीडबैक क्या मिलेगा? देखिए, मूल्य वृद्धि कम करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। सरकार काम कर रही है, ठीक, लेकिन आपको जब ऑप्शन चुनना पड़ता है, आप यदि हमारा देश बचेगा कि नहीं, ये प्रश्न यदि आगे हो तो पहले उस प्रश्न को का उत्तर ज़्यादा देना पड़ता है। पहले ये बंगाल सुरक्षित रहेगा, उसके बाद तो मूल्य वृद्धि, भोजन, व्यवसाय, बेरोजगार को काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ आता है। लेकिन यदि ये बंगाल ही नहीं बचेगा, हमारे बंगाल ही पर ही बांग्लादेश हावी हो जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो पहले बंगाल को बचाना है, उसके बाद अन्य जो समस्याएँ हैं, दिनचर्या से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं, उनके समाधान के लिए बिल्कुल प्रयास करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो भी लोग आपके पहले जो विरोधी थे, अब उनके साथ आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर कैसे अपने आप को मतलब फील कैसे कर रहे हैं और अपने को फिट कैसे पा रहे हैं आपको? देखिए, ये तो मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ, एक विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ। तो इस विचारधारा के साथ जुड़ने में जो पहले से जो लोग हैं उनकी भी विचारधारा वही है, मुझे भी उसी विचारधारा ने आकर्षित किया, तो हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कोई समस्या तो नहीं है। अगर आप फिर से पांडेश्वर में जीतते हैं और अगर सरकार बनती है भाजपा की, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें रहेंगी जो कि आपको लग रहा है कि आसनसोल के लिए या फिर पांडेश्वर जो इलाका है उसके लिए करने की कोशिश करेंगे? देखिए, 21 तारीख यानी कल भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी होने वाला है। उसमें आपको पूरे बंगाल के लिए एक नई रूपरेखा आपके सामने समक्ष लाई जाएगी और आप देखेंगे उसमें बंगाल का हर कस्बा, हर शहर, हर गांव, हर इलाके के लिए कुछ न कुछ है। और मुझे उम्मीद है कि उस आने वाले दिनों में उसी मैनिफेस्टो को लागू करना है बंगाल में, उस दिशा में हम सारे लोग आगे बढ़ेंगे। टीएमसी के घोषणा पत्र में 5 लाख नौकरी देने की बात कही गई है, क्या वो संभव है? देखिए, मैं क्या कहूँ, आप 10 वर्षों तक कितने लोगों को नौकरी आपने दिया? ये जो सरकारी जो पद रिक्त थे उसकी भरपाई तो आप नहीं कर पाए, टीचर्स की भरपाई नहीं कर पाए, डॉक्टर्स की भरपाई नहीं कर, नर्स की भरपाई नहीं कर पाए, ग्रुप डी स्टाफ हैं, ग्रुप सी जो सरकारी रिक्त पद हैं उनकी तो भरपाई आप नहीं कर पाए, और नया नौकरी देने की बात करते हैं। ये चुनावी जुमला है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बीजेपी बंगाल में से कितनी सीटें ला पाएंगे, आपको कितना भरोसा है, क्या हो पाएगा? मैं तो क्लीन स्वीप होने वाला है, और जो कहा गया है कि 200 पार, वो 200 के बाहर ऊपर ही जाने वाला है। मतलब खेला शेष? देखिए, खेला शेष तो हो ही चुका है, और जिसको खेलने का शौक है खेले, लेकिन मेरा केवल एक रिक्वेस्ट है कि खेल में फाउल ना करें, क्योंकि खेल में यदि फाउल करेंगे तो जनता रेफरी है वो ग्राउंड से बाहर कर देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र तिवारी जी। तो ये तो जितेंद्र तिवारी जी जो कि कह रहे हैं कि जो विचारधारा के साथ वे जुड़े हुए हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़े हुए। इस बार जो जनता है, बंगाल की जनता, वो पूरे क्लीन स्वीप करने के मूड में है, परिवर्तन करने के मूड में। ये तो आने वाला 2 मई का चुनाव परिणाम बताएगा कि जनता किसके विचारों पर जाती है और किसे मत देती है, और बंगाल में किसकी सरकार बनती है, किसका धमाल होता है। शंकर यादव, DV लाइव, आसनसोल।